हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए कौन से हैं वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो ऐसा ही वीडियो हम लोग बायो वाले पार्ट का लाएं कि बायो में कौन से डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस डायग्राम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो गाइस नीचे 200 कमेंट फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड 500 लाइक, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो एंड आपका रिएक्शन देन मेरा एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा गाइस। और वो वीडियो 1 या 2 दिनों में, हो सकता है आज, हो सकता है कल, आपको फटाक से मिल जाए। तो चलो 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 फटाफट फटाफट देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में 9th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना, सेपरेट टेलीग्राम है। और साथ में बताना चाहूंगा हमारा ऐप भी है, उसको डाउनलोड करके रख लेना। तो चलो, सबसे पहले अगर मैं लॉस ऑफ मोशन की बात करूं, जो हमारा पहला ही है, मैं थोड़ा ऊपर ले लू इसको फटाक से। हाँ, लॉस ऑफ मोशन। सो गाइस, अगर मैं इसके सबसे पहले 3 मेन फॉर्मूले की बात करूं, तो गाइस हमारा स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन इसके बाद गाइस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड गाइस, एक्सेलरेशन की बात करूं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप ऐसा भी याद रख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर मैं तीनों की यूनिट की बात करूं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और साथ में गाइस न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखाई देता है। मैं बोल रहा हूँ 9th में भी दिखाई देता है, और 10th स्टैंडर्ड में भी दिखाई देता है, 11th स्टैंडर्ड में भी दिखाई देता है। तो ये भाई तीनों इक्वेशन को तो बाय हार्ट कर लो। इवन इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो भी वो इक्वेशन यूज होने वाला है, तो भाई वो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये अपने ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में ये प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगा, जिससे आप लोग फटाफट याद कर सकते हो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देन दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड की बात करूँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीन हो गए इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए गाइस। ये वेलोसिटी और टाइम का होता है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का इक्वेशन है। और कभी कभार इससे रिलेटेड हमें हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता है, एक्सेलरेशन दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, और हमें वेलोसिटी फाइंड करना था। कभी कभार हमें हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, कभी कभी टाइम फाइंड करना था। 10th में जाओगे तो जो पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है, उस ग्रेविटेशन में गाइस इससे इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ चीजें और आपको बता देना चाहूंगा। ये तो मैंने बता दिया। फिर इसके बाद, और वो तीनों इक्वेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। हाँ, एक और न्यूटन बाबा से न्यूटन के सेकेंड लॉ से एक फॉर्मूला बनता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। गाइस, ये वाला भी आपको याद रखना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और साथ में वो भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। और बस इस चैप्टर में बस इतने ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलो मैं ये भी आपको दिखा देना चाहूँगा। पहले मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। गाइज, ये इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, ये भी फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इसको बहुत अच्छे, बस इतने फॉर्मूले तो आप अपने आप दिमाग में रख सकते हो। रिकॉइल वेलोसिटी भी कभी कभार आता है। द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल। क्या कहते हैं? रिकॉइल। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला। और साथ में गाइस ये देखो, ये वाला जिसके अंदर, ये देखो,
इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, मतलब स्टार्टिंग में बुलेट और गन दोनों रेस्ट में होता है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये वाला फॉर्मूला बन जाता है m1v1 प्लस m2v2। इससे रिलेटेड भी हमारे एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, समझ में है। तो चलो अब ये फर्स्ट चैप्टर का तो हो गया, अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले फॉर्मूले की मैं बात करूंगा, तो मैं अगले स्लाइड पे ले लेता हूं, अगर आप लोग की मांग होगी तो मैं ये भेज दूंगा। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद गाइस अगला, अगर एक एंगल पे दिया, कभी कभार ये कंक्लूजन में आता है गाइस, ये वाला बॉक्स फिल करने के लिए, अगर मैंने बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो F इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला जो हमने ये करवाया था, एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो एफ एस कॉस थीटा, तो इसके अंदर ऑलरेडी अपने को एंगल दिया रहेगा, जैसे यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट जिसके अंदर 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है 1। अगर ये जो डिग्री दिया हुआ है कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो उसका फॉर्मूला यही जनरली यूज करेंगे, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला। इसके बाद गाइस 90, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन के अंदर गाइस वर्क 0 होता है, याद रखो। अब गाइस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो याद रखो वहां जो हमारे थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा। कैसे, ये देखो ऐसा कितना बनेगा 180 का ना, और थीटा इक्वल टू 180 है, तो कॉस 180 होता है -1, कॉस 180 माइनस होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला माइनस लगा के वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो चलो अब आगे, तो ये कभी कभार इससे रिलेटेड आता है, पर जो मैंने फॉर्मूला मेन था वो मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, ये वाला देखो, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये याद रखना है आपको, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, प्रूफ दैट करके आता है, तो आपको पता चलना चाहिए 1 जूल कितना होता है, 10⁵ डाइन्स इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों को अगर मैं मतलब देखो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो दोनों का बेस सेम है, पावर 5 और 2 कितना होगा 7, तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल कभी कभार ऐसे एग्जाम में आता है, देखो ऐसा प्रूफ करने के लिए, 10 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ऐसा इस तरह से आता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, तो आपको 1 जूल कितना 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर होता है। फिर डाइन और सेंटीमीटर अर्ग होता है, 10⁵ और 10⁵2 कितना हो गया 7, और डाइन और सेंटीमीटर क्या हो गया अर्ग। तो ये भी याद रखना, ये मैंने न्यूमेरिकल तो नहीं है बट मैंने बता दिया आप लोगों को चाहिए। अब चलो आगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ अब देखो साथ में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ओके, इसके साथ ही गाइस पावर वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये वाला अगर ये याद हो गया ना गाइस, इससे 2 काम अपना हो जाता है। एक सबसे पहली बात तो अपना फॉर्मूला हो जाता है, और फॉर्मूले के साथ ही हमारा डेफिनेशन भी हो जाता है, पावर इज डिफाइंड इट इज द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, हो गया। और उसके यूनिट देखो, SI यूनिट ऑफ वर्क है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड वर्क का क्या आता है, वर्क एक एनर्जी है, अगर खुद से बनाना है तो खुद से बना सकते हो, वर्क एक तरह का एनर्जी है, तो ये हो जाएगा जूल और ये सेकेंड, और जूल पर सेकेंड ही क्या होता है हमारा वॉट, ये देखो जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं वॉट। और थोड़ा और आ जाए ऊपर, इसमें ये भी कन्वर्जन कभी कभी पूछा जाता है पर इतना नहीं आता, इसका ये याद रखो कि 1
किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है ये वाला, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो चलो अब आगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जितने फॉर्मूले दिए हुए, जैसे हमारा वोल्ट का फॉर्मूला दिया हुआ, ये देखो, ये वोल्ट का फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज। ओके, वर्क अपॉन चार्ज, अगर ये याद कर लेते हो तो इससे क्या हो जाएगा पता है, हमारा डेफिनेशन भी हो जाएगा, डेफिनेशन के साथ हमारे फॉर्मूले भी हो जाएंगे, और साथ में इसका यूनिट। ये दो चीजें, इस चैप्टर में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। चलो ये देखो, करंट, ये वाला Q अपॉन टी, और साथ में इसका जो यूनिट है एम्पियर। अब आगे, देन इसके बाद ये प्रूफ करने के लिए कभी कभार आता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। और रजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल कभी कभार आता है। ओके, ये वाला, ये, और रजिस्टिविटी का ये भी यूज होता है हमारे न्यूमेरिकल के लिए। हमारे न्यूमेरिकल में कैसा न्यूमेरिकल है जिसमें रेजिस्टेंस जो हमारा R है, रेजिस्टेंस, और ये L क्या है हमारा लेंथ, जो लेंथ हमें जो रॉड दिया, जो वायर दिया, उसका लेंथ, और ये A मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये लेंथ, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हमारा रजिस्टिविटी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कभी कभार पूछा जाता है इससे रिलेटेड। थोड़ा और नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा, तो V इक्वल टू आई आर, गाइस ये हमारा ओम्स लॉ है। अब गाइस अगर हम R इक्वल टू, सीरीज में अगर हमें कनेक्ट करने के लिए बोला है तो हमें इसी तरह से कनेक्ट करना है। अगर मान लो 3 रजिस्टर दिया हुआ, 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया है तो ऐसा लिख दिया, और पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ तो हमें ऐसा लिखना है, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से लिखना है। ओके, अगर सीरीज में है तो इस तरह से, एंड पैरेलल में है तो इस तरह से। ओके, अब चलो इसके अंदर तो गाइस देखो, 2-3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आता है कभी कभार, जैसे मान लो H2O, ये मैंने अपने जो लेक्चर करवाया था उसके अंदर ही बताया था, H2O। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए बोला जाए तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में हमें एटॉमिक मास दिया रहता है और कभी कभार नहीं दिया भी रहता है। बहुत सारे स्कूलों में देते, बहुत सारे स्कूलों में नहीं देते। अगर आपके स्कूलों में एटॉमिक मास दिया हुआ है तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर नहीं दिया है तो भाई बुक के स्टार्टिंग में ही, बुक के 2 पेज के बाद ही ऊपर एटॉमिक मास दिया, और उसी में से क्वेश्चन आएगा। पर अगर दिया है तो कैसे करना है, देखो 2 हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। ओके 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन लिखा हुआ है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 16, तो गाइस ये हो गया 18। किसका मॉलिक्यूलर मास, वाटर का। ये देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो गाइस इस तरह से आप कर सकते हो, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां दिया हुआ है, आई थिंक इधर दिया हुआ, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये, बट जहां तक है वहां तक कभी कभार दिया रहता है। अब देखो NaCl का पूछा है, Na का कितना है, Na का कितना है 14 है, और Cl का इस पर दिया है, ये देखो 35.5। बस दोनों को क्या करो, दोनों को प्लस करो, काम हो जाएगा आपका। और मैंने ऑलरेडी अपने मेजरमेंट ऑफ मैटर वाले में करवाया है, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया है, तो प्लीज जाके वो देखना। चलो यहाँ भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ आप लोग को। अब NaCl, ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। NaCl का अगर हमें एटॉमिक मास पूछा है तो गाइस Na का 23 प्लस Cl का 35.5, बस ये दोनों को प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ ही गाइस अगर आपने को पूछा जाए कि देखो CaOH2, अब Ca भी है इसके अंदर, O भी है इसके अंदर, O का पर 2 है,
तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो मैं फॉर्मूला आपको बना, ये देखो OH और पूरा ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, O को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अब कैल्शियम का 40 है और हमारा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16 होता है। टू जो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ 3 है तो क्लोरीन को, एल्यूमिनियम का एक ही है तो एक ही लिख के हमें क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का एक ही दिया हुआ है और क्लोरीन का 3, तो क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35.5 ऐसा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस तरह से अब ये देखो ये तो 2 × 16 प्लस गाइस, अब बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। तो चलो अब चलते हैं आगे। और साथ में गाइस हमें नंबर ऑफ मोल भी फाइंड करने के लिए आता है, ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल। देखो नंबर ऑफ मोल बहुत सिंपल है। अगर हमें एग्जाम में ऐसा आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सब्सटेंस, सामने वाले जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ है, जो ग्राम में सब्सटेंस दिया हुआ है, जैसा भी ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड 66 कार्बन डाइऑक्साइड के 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल पता लगाना पड़ता है। और नंबर ऑफ मोल हम किस तरह से पता लगाते हैं, देखो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल का है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम, ये ऑलरेडी दिया रहता है, देखो ग्राम में दिया रहता है, देखो ग्राम में दिया हुआ है, इसको ऊपर रखो और जो CO2 हमें दिया हुआ है, जो हमें कंपाउंड दिया हुआ उसी का मॉलिक्यूलर मास है, उसको डिवाइड कर देने का। ऊपर ग्राम में जो ऑलरेडी दिया होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो ऊपर वाला वही सब्सटेंस को ग्राम में लिखना है, नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। थोड़ा इसको और बड़ा करना चाहूंगा, नंबर ऑफ मोल, ये देखो। और इस नंबर ऑफ मोल को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो गाइज हमें जो नंबर मिलेगा वो रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, कमेंट बॉक्स में एक बार और चला दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालना रहता है। और नंबर ऑफ मोल हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमें सब्सटेंस ग्राम में दिया हुआ है उसको डिवाइड हम मॉलिक्यूलर मास से करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अभी इस टॉपिक के पहले ही मैंने आपको बताया कि कार्बन का क्या होता है, 12 होता है। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, पर 16 2 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैं इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ, कर ही रहे थे। 12 प्लस 2 इंटू 16, दो यहाँ टोटल 2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ओके, 2 एटम्स दिया हुआ है, तो 12, तो कितना हो गया 44 आ गया। तो मतलब 66/44 करो। ओके, ये देखो ऊपर ग्राम में ऑलरेडी दिया, नीचे मॉलिक्यूलर मास, समझ में। और जो हमारा नंबर ऑफ मोल आता है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। चलो अभी आगे, और आगे तो अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आपको बताऊं क्या, पर अपन न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ओके, तो गाइस मैंने इसके अंदर आपको 4 चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी है। न्यूमेरिकल के साथ ही, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूले के साथ ही मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो गाइस जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।